ईरान की जो मुख्य ताकत है वो उसकी मिसाइल्स हैं। ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क भी उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। अब आपको ईरान की मिसाइल ड्रोन पावर के बारे में भी बता देती हूँ। जो ईरान के पास मिसाइलों की संख्या है वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। इसके बाद पूरा मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी यूरोप, इजराइल ईरानी मिसाइलों की जद में है। वहीं ईरान ने फतह 1, फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि इनकी जो मिसाइल पावर है उस पर भी लगाम लगे। सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर बात मत करिए, क्योंकि उनके पास जितनी मिसाइलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगी। इतनी लंबी मारक क्षमता की मिसाइलें हैं। पहाड़ों के नीचे गहरे भूमिगत मिसाइल शहरों का जाल बिछाया हुआ है उन्होंने। एक मिसाइल सिटी खत्म नहीं होती है, दूसरे का वीडियो वो सामने ले आते हैं कि कब तक रोकोगे। खौरम शहर और सेजन मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शायद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन झुंड में हमला कर सकते हैं, ये उनकी ताकत है ईरान की। शायद 149 जैसे ड्रोन 4000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम हैं। अब 4000 किलोमीटर तक अगर ये हमला कर सकते हैं तो आप जरा ये सोचिए कि ये कितनी ज्यादा उड़ान भरते होंगे, कितने वक्त तक ये उड़ान भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। वही खबर ये है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर यह जानकारी आ रही है कि हॉर्मुज से सुरक्षित 31 जहाज निकले हैं। ये कमर्शियल शिप्स है। आईआरजीसी नेवी के कोऑर्डिनेशन से ये सभी जहाज निकले हैं, ये बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ से जहाज लगातार निकलते जा रहे हैं। 31 जहाज कमर्शियल शिप्स बाहर निकले हैं। ये आईआरजीसी नेवी के कोऑर्डिनेशन से संभव हुआ है। कल तक ये संख्या 28 थी, जो कि बढ़कर के 31 हो गई है। लेकिन ये आम दिनों के अनुसार नहीं है, आम दिनों से ये बेहद कम है। इसी वजह से उसे आर्थिक मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। 31 बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती है। हाँ, आईआरजीसी के लिए ये एक बड़ा नंबर इस लिहाज से हो सकता है कि अमेरिका जब ज्यादातर जहाजों को वापस भेजते जा रहा है, अमेरिका जब लगातार सैंक्शन पर सैंक्शन लगाते जा रहा है, तब भी आईआरजीसी ईरान से जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से क्रॉस करवा पा रही है। और इसमें संख्या 31 हो गई है। कमर्शियल शिप्स ये बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई है उसकी वजह से ही सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को ईरान के चोट पहुंची है। उसके यहाँ पर महंगाई बढ़ने का एक बड़ा रीजन भी यही है। तमाम दावों के बीच में स्थिति वही है कि एक तरफ ईरान टिका हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका बैठा हुआ है। और अगर कोई वहां से निकलना भी चाहता है तो उसे अमेरिका और ईरान दोनों को ही खुश करके वहां से निकलना होगा। अमेरिका को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि अगर हम यहां से निकल रहे हैं तो हम उसके सहयोगी देश हैं। ईरान को यह समझाना होगा कि हम आपको टोल दे करके जा रहे हैं, इसलिए हमें आप सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाइए, क्योंकि खुद अमेरिका ये मानता है कि उसने कुछ जहाजों को वहां से जाने दिया है। वही हॉर्मुज पर पश्चिमी मीडिया की बड़ी जानकारी आई है कि परमानेंट ट्रांजिट टोल पर वार्ता चल रही है और ईरान और ओमान के बीच में ये बातचीत चल रही है। जहाजों से भारी फीस वसूलने के प्लान में ईरान है, ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। रूस और चीन के जहाजों को तरजीह देने की योजना है। ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि परमानेंट ट्रांजिट टोल पर अभी भी बातचीत चल रही है। अब ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज पर अभी भी ईरान हो या अमेरिका हो, उनकी दबदबे की वजह से पूरी दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है। जहाजों से जो भारी फीस वसूले के प्लान में ईरान तो संलग्न है। हालांकि ओमान की तरफ से इनकार भी किया गया था, लेकिन अभी भी दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 देशों की यात्रा पर निकले थे, जिसमें एक देश ओमान भी था। इसके अलावा वो पाकिस्तान और रशिया भी गए थे। ओमान जब वो गए थे तब इस बात को लेकर के आशंकाएं थी कि हॉर्मुज के मुद्दे पर बातचीत हुई होगी और हॉर्मुज पर टोल टैक्स की बातचीत भी हुई होगी। ओमान हालांकि उसके बहुत पहले इस बात से इनकार कर चुका था कि उसे कोई टोल नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी टोल वसूलने की जो प्लानिंग है उसमें ओमान से बातचीत ईरान की तरफ से की जा रही है। रूस और चीन के जहाजों को तरजीह देने की योजना भी बन रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिनसे ईरान टोल नहीं वसूलना चाहता है। इसमें भारत भी एक देश है। हमारा देश भी उसी लिस्ट में आता है जिससे टोल वसूला अभी तक नहीं जा रहा है। हालांकि रशिया और चीन के साथ ईरान के पुराने संबंध है, अच्छे संबंध है, और इस युद्ध में भी कई रिपोर्ट्स ऐसा तक दावा करती रही हैं कि चीन और रूस अपने हथियार तक हॉर्मुज के माध्यम से ईरान को पहुंचा रहे थे। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान ने बुरी तरह से बर्बादी झेली। ईरान के जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल के बारूदी दस्तखत मौजूद है। हालात ऐसे हैं
कि आज भी अगर दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो तो उसे पूरा होने में अरबों डॉलर की लागत और कई साल का वक्त लगेगा। इस बीच ईरान में आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है, महंगाई चरम पर है और बड़ी बात यह है कि अब सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जंग में अमेरिका और इजरायल ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। हालात ऐसे हो गए कि आज ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब ईरान में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ईरान के पूर्व उद्योग मंत्री मुस्तफा हाशिमितावा ने ईरान सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मिसाइलें बनाने वाला देश जनता को सस्ता खाना क्यों नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा कि आज जंग और महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ईरान फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम लोगों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल होते जा रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार खेती और पोल्ट्री कारोबार बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं और लोगों की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। ईरान के पूर्व उद्योग मंत्री मुस्तफा हाशिमितावा सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने ईरानी अखबार में एक लेख में लिखा कि देश में खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ी। उनके अनुसार करीब 50 किलो ट्रिपल फॉस्फेट खाद की कीमत कुछ महीनों में 30 लाख रियाल से बढ़कर 7 करोड़ रियाल तक पहुंच गई। यानी खाद की कीमत करीब 24 गुना बढ़ गई, जबकि दूसरे खादों की कीमत भी 1100 से अधिक प्रतिशत बढ़ गई है। हाशिमितावा ने कहा कि महंगी खाद और बढ़ते खर्च की वजह से कई खेत और पोल्ट्री फार्म बंद हो गए। इसका असर सीधे खाने पीने की चीजों पर पड़ा। फल, सब्जियां और मांस की कीमतें तेजी से बढ़ी। ईरानी मीडिया के अनुसार चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ और जितना इजाफा हुआ वो एक आम मजदूर की महीने भर की कमाई के करीब 10वें हिस्से के बराबर है। ईरानी मीडिया कहती है कि युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को सबसे बड़ा झटका महंगाई से लगा। कई लोगों ने कहा कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें अचानक इतनी महंगी हो गईं कि उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। तेहरान के कैफे और रेस्तरां खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पूर्व मंत्री हाशिमितावा ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में सरकार ने दावा किया था कि मार्च तक 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाएंगी, लेकिन बाद में पता चला कि जो मॉडल दिखाया गया था वही फैक्ट्री की इकलौती कार थी। उन्होंने सवाल किया कि जब ईरान सटीक मिसाइलें बना सकता है तो कारें क्यों नहीं बना पा रहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स और पेंटागन के अनुमान के अनुसार संघर्ष के शुरुआती दिनों में ईरान ने अकेले मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पर 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान में एक ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगातार आसमान छूते जा रही है। इन सब के बाद अब सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल किया जा रहा है कि जब मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन के लिए पैसा है तो महंगाई को काबू आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब ये सवाल किसने उठाए, उनका नाम जानिए। ईरान के पूर्व मंत्री है मुस्तफा हाशिमितावा, उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुस्तफा ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। मिसाइल बनाने वाले देश में महंगाई है, आसमान छू रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि खेती और पोल्ट्री कारोबार पूरी तरीके से बंद हो रहे हैं। मुस्तफा हाशिमितावा ने कहा है कि देश में खेती की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो 50 किलो खाद की कीमत थी उसमें उछाल दर्ज किया गया है और ये कीमत अब 7 करोड़ रियाल पहुंच गई है। कुछ महीनों में ही खाद की कीमतें 24 गुना बढ़ गई है, ये हाशिमितावा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि चिकन की कीमत भी करीब 1900 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जंग के दौरान ईरान जरूर परेशान हुआ, लेकिन उसके एक्शन से दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई भी रुक गई। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया भर के कई देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी है।
तेल खत्म होने की वजह से कई जगह पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में आखिरकार हालात क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बात सबसे पहले फिलीपींस की करूंगी, जहां पर सबसे पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल, ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था। ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्क वीक यहां पर लागू किया गया है और गरीब परिवारों को सब्सिडी मिल रही है। थाईलैंड में डीजल पर सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। दूसरे खर्चों में कटौती भी सरकार कर रही है और बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना भी बना रही है। वहीं वियतनाम सरकार ने ईंधन टैक्स में छूट दी। जेट फ्यूल की कमी की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई और पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और यही पर्यटन उद्योग इन देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो। वहां पर भी टूरिज्म खतरे में आ गया है। इसकी वजह से आर्थिक हाल उनके भी खराब हो रहे हैं। अब जरा जापान की बात करते हैं, जो अपनी जरूरत का 95% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। अमेरिका से तेल अब जापान को खरीदना पड़ रहा है। शिपिंग लागत और समय दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। पाकिस्तान में आलम अलग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मई में पेट्रोल की कीमत 414.78 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 414.58 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुई। बीते 3 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 64% का इजाफा हुआ। सरकार ने 4 दिन का वर्क वीक लागू किया। आधे सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया और चीन में ईंधन और उर्वरक निर्यात सीमित कर दिया गया। मार्च महीने में ही पेट्रोल और डीजल का निर्यात रोक दिया गया। इंडोनेशिया में एलएनजी निर्यात पर रोक लगा दी गई और B50 बायोडीजल प्रोग्राम लागू करने में तेजी लाई गई। बांग्लादेश ईंधन खरीद की सीमा तय की गई है। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। ऑयल डिपो पर सेना तैनात कर दी गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।